हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए आज के सेशन में हम 18 से लेकर 24 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, नोट कीजिएगा। 73 मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केयर थिल्विंग किस देश से संबंधित है? तो पहले ही मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। देखिए, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का कंपटीशन हुआ जिसमें 73वीं मिस यूनिवर्स से चुनी गई विक्टोरिया केयर थिल्विंग, जो कि देखिए डेनमार्क देश की रहने वाली है। आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है हाल ही में मैक्सिको में। मैक्सिको में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थिल्विंग ने अपने नाम किया। लास्ट ईयर 72वीं मिस यूनिवर्स आप जानते कौन बनी थी? ये थी शैनिस पलासियोस, जो कि निकारागुआ की रहने वाली है। तो निकारागुआ की शैनिस पलासियोस ने खिताब या फिर जो ताज है वो पहनाया है विक्टोरिया केयर थिल्विंग को, जो कि इस बार डेनमार्क की रहने वाली है और 73वीं मिस यूनिवर्स बनी है हाल ही में। भारत की ओर से भारत को रिप्रेजेंट किया था इस कंपटीशन में भारत की रिया सिंघा ने, लेकिन वो जीत नहीं पाई। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था? तो रिया सिंघा ने किया था 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 2024 मैक्सिको में। सबसे पहली बार इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की शुरुआत की गई थी 1952 में। पहली बार आर्मी कुसेला, जो कि फिनलैंड की रहने वाली है, ये 1952 में पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। इंडिया की बात करें तो इंडिया की ओर से सबसे पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था। यह पहला मिस यूनिवर्स का खिताब था इंडिया की तरफ से। इसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता और उसके बाद 2021 में हरनाज सिंधु भारत की ओर से मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। अब 73वीं मिस यूनिवर्स बनी है 2024 में डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थिल्विंग। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। नवंबर 2024 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हाल ही में नवंबर 2024 में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया ने। यहाँ पर आपको ये फैक्ट याद रखना चाहिए कि डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। इनके पहले सबसे पहली बार सिरिमाओ भंडार नाइके 3 बार श्रीलंका की पीएम रही। पहली महिला पीएम थी श्रीलंका की। फिर चंद्रिका कुमार तुंगा 1 बार महिला पीएम के रूप में काम कर चुकी है श्रीलंका में। ये दूसरी महिला थी जो बनी थी चंद्रिका कुमार तुंगा, और अब तीसरी महिला पीएम बनी है श्रीलंका में डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में पहली प्रधानमंत्री महिला श्रीलंका की बनी थी सिरिमाओ भंडार नाइके। पूरे वर्ल्ड में पहली महिला प्रधानमंत्री थी किसी भी देश की। और अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में नवंबर 2024 में शपथ ली है डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नवंबर 2024 में भारत के सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीएजी जानते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक संवैधानिक पद है जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता है। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का ये प्रमुख अधिकारी होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। भारत की संचित निधि का ये संरक्षक है। सीएजी के नाम से इसे शॉर्ट में पुकारा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 5 में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक के जो प्रावधान हैं वो सीएजी से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 148 सीएजी के पद पर नियुक्ति की बात करता है और ये बताता है कि भारत में सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाल ही में नवंबर 2024 में भारत में सीएजी के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नियुक्त किया गया है के संजय मूर्ति को। आंसर ए हो जाएगा। हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी है संजय मूर्ति, जो कि भारत के नए सीएजी के रूप में अपॉइंट किए गए। ये गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेने वाले हैं, जो कि वर्तमान में भारत के सीएजी थे। 20 नवंबर को गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल खत्म हुआ
और नए सीएजी अपॉइंट किए गए के संजय मूर्ति। तो भारत के वर्तमान में सीएजी कौन? के संजय मूर्ति है। नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा हाल ही में की गई। भारत और किस देश के मध्य चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा शुरू किया गया? तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो कि एक मरीन कॉरिडोर है, इसे शुरू किया गया है भारत और रशिया के मध्य में। आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत और रूस के मध्य में आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई व्लादिवोस्तोक मरीन कॉरिडोर की हाल ही में शुरुआत की गई। तमिलनाडु के चेन्नई से लेकर रूस के व्लादिवोस्तोक तक ये गलियारा या समुद्री गलियारा फैला हुआ है। इस समुद्री मार्ग की टोटल लंबाई 5,600 समुद्री मील है। अभी तक हम रशिया के साथ जो ट्रेड करते थे समुद्री मार्ग से, वो स्वेज नहर से होकर करते थे, जिसकी टोटल अगर लंबाई देखें तो 8,675 समुद्री मील थी। अब ये जो नया गलियारा विकसित हुआ है, ये कहीं ना कहीं छोटा है। पहले ट्रेड करने में 40 दिन का समय लगता था रशिया के साथ, जो कि अब घटकर 24 दिन तक का हो जाएगा। तो रशिया और इंडिया के मध्य में चेन्नई व्लादिवोस्तोक मरीन कॉरिडोर की हाल ही में शुरुआत की गई है। अब आ जाइए फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ। आप सभी के लिए देखिए एसएससी का स्टडी मटेरियल बायलिंगुअल अवेलेबल है आज के इस ऑफर ऑफ द डे में, जहां पर आपको एसएससी के लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस जीके का पूरी डिटेल पीडीएफ आपको यहां पर मिलने वाले हैं। एमसीक्यू विथ डिटेल आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज यहां पर अवेलेबल होंगे, स्पेशली एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। आप यहां पर क्विक रिवीजन कर सकते हैं एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करके। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दी है, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। देखिए 199 के इस कोर्स को आप केवल 100 रुपीज़ में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन वो अगर आप अवेल करते हैं तो वहाँ पर आपको 99 रुपीज़ का ऑफ़र मिल जाता है, कूपन कोड अवेलेबल हो जाता है। उस कूपन कोड को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और पर्टिकुलर एसएससी के इस स्टडी मटेरियल को आप 100 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको ऑफ़र अच्छा लगा होगा। तो आप करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन भी ज्वाइन कर लीजिए। ईयरली पैकेज है आप सभी के लिए काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में, और आप एसएससी के इस स्टडी मटेरियल को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ऑफ़र अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की अध्यक्षता में 19वां G20 समिट का आयोजन किया गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 2024 में 19वीं G20 समिट का आयोजन हाल ही में ब्राज़ील में किया गया है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हाल ही में 19वीं G20 समिट का आयोजन 18-19 नवंबर 2024 को किया गया। लास्ट ईयर 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में किया गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में सितंबर 2023 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, और अब 2025 में जो 20वां G20 शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया गया। देखिए, आपको यहाँ पर G20 के बारे में पता होना चाहिए। दुनिया के पावरफुल विकासशील इकोनॉमी वाले देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी, लेकिन इसका जो पहला सम्मेलन है वो 2008 में अमेरिका में आयोजित किया गया था। स्थापना 1999, पहला सम्मेलन अमेरिका में। वर्तमान में इसमें 21 मेंबर हैं, जिनमें से 19 तो हो जाते हैं देश, एक यूरोपीय यूनियन हो जाता है और एक अफ्रीकन यूनियन हो जाता है। तो टोटल 21 मेंबर हैं G20 में वर्तमान में। इसकी 19वीं समिट 2024 में हाल ही में ब्राज़ील में आयोजित की गई। हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? पूरे भारत में देखिए प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल मनाया जाता है 16 नवंबर को। 16 नवंबर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1966 में की गई थी, क्योंकि 1966 में भारतीय प्रेस परिषद, जिसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई थी और इसने काम करना शुरू किया था 16 नवंबर 1966 से। इसीलिए 16 नवंबर को
1966 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। हाल ही में मणिपुर के 5 जिलों में आफ्सपा लगाया गया है। आफ्सपा किस वर्ष से शुरू किया गया? देखिए, आफ्सपा को समझिए कि ये क्या है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को ही शॉर्ट में आफ्सपा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बार 1958 में भारत की संसद में इस अधिनियम को पास किया गया था। 1958 में आफ्सपा एक कानून बना जो कि सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार देता है। जैसे देखिए, वो बिना किसी वारंट के सर्च और निगरानी कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की, लोगों की आवाजाही को नियंत्रित कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, किसी की भी चेकिंग कर सकते हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आफ्सपा जो है वो सेना को अधिकार देता है, कुछ विशेष अधिकार देता है। इसे भारत में शुरू किया गया था 1958 में। आप सभी को पता है कुछ समय से मणिपुर में काफ़ी अशांति है, हिंसा देखने को मिल रही है। तो इसी कंडीशन में मणिपुर के 5 जिलों में सेना को ये जो विशेष अधिकार वाला जो अधिनियम है आफ्सपा, इसे लागू किया गया है। तो भारत में ये किस वर्ष शुरू किया गया था? 1958 में। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? देखिए, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाजी रेंज में किया गया। आयोजन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन कराता है, जिसे शॉर्ट में फीसू के नाम से जाना जाता है। तो फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का नई दिल्ली में आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने टोटल 24 मेडल निशानेबाजी में अपने नाम किए, जिनमें से 9 तो हमने जीते हैं गोल्ड, 9 हमने जीते हैं सिल्वर और 6 हमने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। इस तरीके से टोटल 24 मेडल हमने अपने नाम किए फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में। यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों के मध्य में इस शूटिंग कंपटीशन का आयोजन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है। 2024 के आयोजन में इंडिया ने 24 मेडल अपने नाम किए। इनमें से गोल्ड कितने हैं ये भी याद रखिएगा, 9 गोल्ड हमने अपने नाम किए। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिएगा। नवंबर 2024 में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया? तो नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, इससे सम्मानित किया गया है भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को। देखिए, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, इन्होंने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को वहाँ के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से हाल ही में सम्मानित किया। वैसे पीएम को जो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दूसरा नाइजर का, ये नाइजीरिया और इंडिया के मध्य में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पीएम को ये अवार्ड दिया गया है। वैसे भारतीय पीएम को अदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कुछ समय में सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम मेन अवार्ड देखें, सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखें जो कि भारतीय पीएम को दिए गए हैं अलग अलग देशों के द्वारा, तो उनमें से देखिए इम्पॉर्टेंट है रशिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को रशिया के द्वारा दिया गया था। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम को दिया गया। फ्रांस ने भारतीय पीएम को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया और पपुआ न्यू गिनी ने ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। वैसे देखिए काफ़ी सारे अलग अलग सर्वोच्च सम्मान हैं, लेकिन जो मेन पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा ये, और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 14th हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? देखिए, पहले तो हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए किस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया। 14th हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में।
14th हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसके फाइनल में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी हरियाणा को हराकर ये खिताब हाल ही में अपने नाम किया है। तो 14th हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 आयोजन चेन्नई में, और विनर कौन रहा? हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा। वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, हाल ही में 2023 के लिए पीस, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट के लिए इंदिरा गांधी प्राइज प्रदान किया गया है डेनियल बरेनबोइम और अली अब्बू अव्वाद को। आंसर सी ले लेते हैं पहले, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डेनियल बरेनबोइम की बात करें तो ये अर्जेंटीना के हैं, और अली अबू अव्वाद की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं फ़िलिस्तीन से। इन दोनों ने ही देखिए इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य में जो वॉर चल रहा है वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए प्रयास किए हैं। डेनियल बरेनबोइम अर्जेंटीना के एक पियानो वादक हैं। संगीत के माध्यम से इन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास किया। और अली अबू अव्वाद की बात करें तो ये शांति कार्यकर्ता हैं फ़िलिस्तीन के, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। इन्होंने जेल में रहते हुए अहिंसा और भूख हड़ताल के माध्यम से इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास किया। तो 2023 के लिए इन दोनों को ही इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। तो 2023 के लिए इन दोनों को ही पीस, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट के लिए इंदिरा गांधी प्राइज़ से सम्मानित किया गया। देखिए, यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये भारत की संस्था इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा पूरे वर्ल्ड में किसी को भी दिया जा सकता है। इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी और इसके तहत 25 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाती है। 2023 में डेनियल बरेनबोइम और अली अब्बू अव्वाद को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर? इसके बाद आएंगे, ब्राज़ील ने किस देश को 2025 में आयोजित होने वाली G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी है? तो अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया है। 19वां G20 शिखर समिट 2024 में आयोजित की गई ब्राज़ील में, और नेक्स्ट ईयर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा साउथ अफ्रीका में। 2025 में साउथ अफ्रीका में 20वीं G20 समिट का आयोजन किया जाने वाला है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ब्राज़ील ने अध्यक्षता किसको सौंपी 2025 के लिए? साउथ अफ्रीका को। विश्व विरासत सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो विश्व विरासत सप्ताह 2024 में मनाया गया है 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। देखिए फ्रेंड्स, विश्व विरासत सप्ताह पूरे वर्ल्ड में संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी 2024 में विश्व विरासत सप्ताह की थीम है। इसके बाद आगे चलिए, विमेन्स एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? विमेन्स एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, जिसका आयोजन हाल ही में बिहार के राजगीर में किया गया। इसका फाइनल मुकाबला राजगीर हॉकी स्टेडियम में भारत और चीन के मध्य में खेला गया था, जिसमें भारत ने चीन को 1-0 से हराकर विमेन्स एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। तो विनर हो जाता है इंडिया और रनर अप हो जाता है चाइना। देखिए, आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया और इसका जो मैस्कॉट है वो गुड़िया को घोषित किया गया था, जो कि बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया का ही एक प्रतीक है। सबसे पहली बार विमेन्स एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत 2010 में की गई थी और 2023 में लास्ट ईयर इसका विनर इंडिया ही रहा था। इंडिया ने 2024 में इस साल तीसरी बार विमेन्स एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। इंडिया विनर और रनर अप हो जाता है चाइना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि अजरबैजान के बाकू में हाल ही में आयोजित किया गया था COP29 की बैठक को। COP29 की बैठक के दौरान ही क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 को जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत को 10th रैंक पर रखा गया है। आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि ये जो इंडेक्स है उस आधार पर तैयार किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने में किसी भी देश की पॉलिसीज़ कितनी अच्छी है, लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कौन सा देश कितना कम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है।
इस आधार पर इस इंडेक्स में देशों को रैंक प्रदान की जाती है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में टोटल 67 कंट्रीज को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 10th रैंक पर रखा गया है। इस इंडेक्स में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर किसी भी देश को जगह नहीं दी गई। 4th नंबर पर डेनमार्क को रखा गया और 5th नंबर पर रखा गया है नीदरलैंड को। इंडिया की बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 10th स्थान पर और सबसे आखिरी में मतलब 67th रैंक पर रखा गया ईरान को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? मणिपुर हाईकोर्ट के हाल ही में नए चीफ जस्टिस कृष्ण कुमार अपॉइंट किए गए। अभी तक देखिए मणिपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में सिद्धार्थ मृदुल अपॉइंट थे। इनका कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ और अब मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण कुमार नियुक्त किए गए। आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसके तहत भारत में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श से की जाती है। निम्न में से किस सेंचुरी को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है गुरु घासीदास तमोर पिंगला सेंचुरी को। यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में हाल ही में अधिसूचित किया। गुरु घासीदास तमोर पिंगला सेंचुरी कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। निम्न में से किस भारतीय संगीतकार को यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भारतीय संगीतकार पंजाबी रैपर शुभ को। अजरबैजान के बाकू में जो COP29 की बैठक का आयोजन किया गया था, वहीं पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर पंजाबी रैपर शुभ को नियुक्त किया गया। देखिए इनकी लोकप्रियता, संगीत और फैन फॉलोइंग के कारण इन्हें यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब संगीतकार शुभ लोगों को जलवायु के प्रति जागरूक करते हुए नजर आएंगे। तो ये भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, पंजाबी रैपर शुभ को। नवंबर 2024 में आईसीसी द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अनुसार दुनिया में बेस्ट T20 ऑलराउंडर कौन हैं? तो नवंबर 2024 में आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसने रैंकिंग जारी की है और इसके अकॉर्डिंग दुनिया के बेस्ट T20 ऑलराउंडर घोषित किए गए भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या। आंसर भी हो जाएगा। इसके अलावा आईसीसी T20 बॉलिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर आदिल रशीद को रखा गया, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग की बात करें तो इसमें ट्रेविस हेड को पहले स्थान पर रखा गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर T20 ऑलराउंडर खिलाड़ी की बात हो रही है, तो ये घोषित किए गए हार्दिक पांड्या पहले स्थान पर। इसके बाद आइए, भारत के किस राज्य के गांव घुड़मारासा को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया? तो गांव घुड़मारासा की बात करें तो ये देखने को मिलता है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम के लिए 60 देशों से 20 गांवों का चयन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य का घुड़मारासा गांव भी शामिल है। घुड़मारासा की अनूठी सांस्कृतिक विरासत, इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, इसका जो सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट है, इसके कारण इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया। अब देखिए इस गांव को सिलेक्ट किया गया है तो पर्यटन के डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाएगा। तो ये गांव है घुड़मारासा, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किस देश ने बिली जिन किंग कप 2024 का खिताब जीता? पहले तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि बिली जिन किंग कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो इस प्रतियोगिता की बात करें तो ये संबंधित है देखिए टेनिस से। बहुत ही फेमस प्रतियोगिता है टेनिस की, जिसमें वर्ल्ड के सभी देशों के टेनिस प्लेयर टीम के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। पहले इसे फेड कप या फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता था,
जिसकी शुरुआत 1963 में की गई थी। देखिए, इसी के समान पुरुषों के लिए डेविस कप का आयोजन किया जाता है और महिलाओं के लिए टेनिस टीम इवेंट है बिली जीन किंग कप। 2024 में हाल ही में इसका आयोजन किया गया, जिसमें देखिए इटली ने स्लोवाकिया को हराकर बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है। तो टेनिस के बिली जीन किंग कप 2024 में विनर हो जाता है इटली और रनर अप हो जाता है स्लोवाकिया। वैसे इटली ने 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया। इसके पहले 2006 में, 2009 में, 2010 और उसके बाद 2013 में 4 बार इटली बिली जीन किंग कप को जीत चुका है और अब 5वीं बार 2024 में इटली ने बिली जीन किंग कप का टाइटल अपने नाम किया। आगे चलेंगे। इसके बाद नवंबर 2024 में किस संस्था द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किए गए? तो बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड प्रदान किए जाते हैं संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। आंसर हो जाएगा आंसर डी। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड की शुरुआत की गई थी, जो कि 40 वर्ष से कम आयु के जो भी संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले हैं, नृत्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले हैं या फिर रंगमंच के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में योगदान देने वाले हैं, उन्हें बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड दिया जा सकता है 40 वर्ष से कम के युवाओं को। 2022 और 2023 के लिए 82 कलाकारों को हाल ही में कला के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड प्रदान किया गया। देता कौन है? तो ये संगीत नाटक अकादमी देता है और शुरुआत कब की गई थी? तो 2006 में की गई थी। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स दोनों ही आयोजित किए जाएंगे भारत के बिहार राज्य में। देखिए, पहली बार इन दोनों का ही आयोजन ओलंपिक की तर्ज पर किया जाएगा। ओलंपिक खेलों में क्या होता है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 1 महीने के बीच में आयोजित कर लिए जाते हैं एक ही प्लेस पर। तो 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन दोनों का ही आयोजन 10 से 15 दिन की गैप में किया जाएगा। बिहार में ये आयोजित किए जाने वाले हैं 2025 में। सबसे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था 2018 में और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था 2023 में। 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का 2nd एडिशन है, याद रखिएगा, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7वां एडिशन आयोजित किया जाएगा 2025 में बिहार राज्य में। नेक्स्ट, हाइनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा जारी किए गए सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, नवंबर 2024 में हाइनरिच फाउंडेशन, जो कि एशिया बेस्ड फाउंडेशन है, इसके द्वारा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसे IMD के नाम से जाना जाता है, इन्होंने संयुक्त रूप से सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स को जारी किया है। 2024 के इस इंडेक्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस और इन्वायरमेंटल लचीलेपन के आधार पर तैयार किया गया। 2024 में इस इंडेक्स में भारत को 23वें स्थान पर रखा गया। पहले स्थान पर इस इंडेक्स में रखा गया है न्यूजीलैंड को, 2nd पर रखा गया है यूनाइटेड किंगडम को और 3rd पर रखा गया है ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया की बात करें तो 30 देशों में इंडिया को 23वीं रैंक पर रखा गया और सबसे आखिरी मतलब 30वीं रैंक पर रखा गया रशिया को। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक से है, तो ये है 23वीं रैंक। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में पानी की कमी के कारण इमरजेंसी घोषित की गई? तो ये देश है दक्षिण अमेरिकी देश इक्वेडोर। आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए, नवंबर 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश इक्वेडोर ने पानी की कमी, जंगल की आग और जो सूखा पड़ रहा है वहाँ पर, उसके कारण 60 दिन का नेशनल इमरजेंसी अनाउंस किया है। तो 60 दिन की नेशनल इमरजेंसी लगाई है सूखे से निपटने के कारण, पानी की कमी के कारण। ये देश है दक्षिण अमेरिकी देश इक्वेडोर। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की कैपिटल क्वेटो है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में हमने सारे करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। आज के इस सेशन में 18 से लेकर 24 नवंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनको यहाँ पर हमने कवर किया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।